Good morning everyone, this is Monica Sachdeva and I again welcome you all to the platform of Dehradun CLAT Academy। आज हम अपने पुराने लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करते हुए टीपीए को ही पढ़ेंगे। टीपीए दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें हमने स्टार्ट किया था नेमो डेड कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शंस को, जिसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को ऑलरेडी समझ लिया था। अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक ये रहा, आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन से हम आज स्टार्टिंग करने वाले हैं विच वॉज द ऑस्टेंसिबल ओनर, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्टेंसिबल ओनर आखिर कहते किसे हैं। देखिए, अगर मैं ऑस्टेंसिबल ओनर बेसिकली होता है बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें कंसिडरेशन कोई और देता है, ओनर कोई और होता है और उस नाम प्रॉपर्टी किसी और के कर दी जाती है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम कर दूं, किसी से खरीदी है, पैसे मैंने दिए हैं बट नाम मैंने अपने सपोज अपनी बहन के कर दी है, ठीक है, तो दैट इज शी विल बी द ऑस्टेंसिबल ओनर। तो पहली बात तो ये आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 41 जो है आपका, ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, राइट। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं गिफ्ट करती हूँ कोई प्रॉपर्टी तो वो इसके स्कोप में नहीं आएगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 में हमने देखा था कि प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, पर याद रखिए सेक्शन नंबर 41 ओनली डील्स विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब समझते हैं पहले सेक्शन नंबर 41 आखिर क्या कहता है। देखिए, सेक्शन नंबर 41 ऑस्टेंसिबल ओनर, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर की बात करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनर ने क्या किया है, ओनर ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को के लिए एक एक्स पर्सन को ऑस्टेंसिबल ओनर बना दिया है, राइट, ऑस्टेंसिबल ओनर, ओके। अब हो क्या रहा है कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर जो है ये, अच्छा पहली बात तो ये कि ये एक्सप्रेसली भी बना सकते हैं इसको और इम्प्लाइडली भी बना सकते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर, राइट। दोनों मोड से आपका ये ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया जा सकता है। अब अगर ये ऑस्टेंसिबल ओनर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को विद कंसिडरेशन किसी को ट्रांसफर करते हैं, मान लेते हैं सी पर्सन को ये ऑस्टेंसिबल ओनर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, विद कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ट्रांसफर वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या वैलिड होगा। व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस ट्रांसफर, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, राइट। अब बात ये आती है कि इसमें जो चीज देखी जाएगी वो ये होगी कि ट्रांसफरी यानी कि सी, हमारे केस में जो ट्रांसफरी है वो सी है, ठीक है। ट्रांसफरी ने क्या गुड फेथ एक्सरसाइज किया, क्या ट्रांसफरी ने ये असर्टेन करने की कोशिश की कि जो जिनसे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो ऑथराइज्ड ओनर है या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ट्रांसफरी ने किया है, सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो गुड फेथ में हो रहा है, प्लस उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पता लगाने की कि वेदर दिस पर्सन इज अ ऑथराइज्ड ओनर और नॉट, उस केस में ये जो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर है ये आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी वैलिड, इसका जो फेट होगा ट्रांसफर का वो क्या होगा, वैलिड। तो यही आपका सेक्शन नंबर 41 कहता है कि अगर ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर भी कर रहा है, जो कि एक्चुअली में रियल सेंस में ओनर नहीं है, बिकॉज ओनर तो ये है जिन्होंने अपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑस्टेंसिबल ओनर को ऑथराइज कर दिया है, ठीक है, बट रियल ओनर इज दिस पर्सन। तो यहाँ पर अगर ऑस्टेंसिबल ओनर कोई भी ट्रांसफर करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। कंडीशन ये है कि जो ट्रांसफरी हैं वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हों और साथ ही साथ उन्होंने ये पता लगाने की पूरी कोशिश की हो कि जो सेलर है वो ऑथराइज्ड ओनर है या नहीं है, ओके। सो दिस वाज ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। चलिए नेक्स्ट हमने देखना है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपिंग।
स्टॉपल के लिए हम सेक्शन नंबर 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी देखते हैं, ठीक है। और स्टॉपल हमारा टीपीए में भी हमें देखने को मिलता है, गिवन अंडर सेक्शन नंबर 43। देखिए मैंने आपको कुछ देखिए ये मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे आपको। तो 41 था आपका ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, 43 था आपका फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। तो अभी हम इसका थर्ड एक्सेप्शन समझने जा रहे हैं इस मैक्सिम का। राइट तो फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल का क्या मतलब है, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके थ्रू आपको ये सेक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि एक पर्सन है, सपोज रोहन इज अ पर्सन, ठीक है। और रोहन एक हिंदू पर्सन है, ठीक है। हिंदू क्यों कह रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करने वाले हैं। देखिए रोहन एक पर्सन है और इसके ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी P1 एंड प्रॉपर्टी P2, ठीक है। एंड रोहन अपने फादर से सेपरेट हो गया है, ठीक है। मान लेते हैं इनके जो फादर हैं वो, उनका नाम है मोतीलाल गौर से, ठीक है। तो मोतीलाल जी ही इज द फादर ऑफ रोहन और इनसे वो सेपरेट हो गया है ना। और मोतीलाल जी की एक प्रॉपर्टी थी P3, ओके। अब रोहन ने फैसला किया कि वो अपनी P1 और P2 जो प्रॉपर्टी है प्लस ये वो जेड को बेचने के लिए उन्होंने कहा, पर वो जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P1 प्लस P2 और P3 ये प्रॉपर्टी देने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्टी देने की बात कर रहे हैं, तीनों प्रॉपर्टी P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि P3 प्रॉपर्टी तो रोहन की है ही नहीं, ठीक है, पर वो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मोतीलाल जी, राइट। तो अब जेड को रिप्रेजेंट किया गया है कि तीनों प्रॉपर्टी इनकी हैं और जेड गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी भी किया, इनको यही लगा कि ये प्रॉपर्टी तीनों इन्हीं की हैं, ठीक है। अभी ये ट्रांजैक्शन सबसिस्ट कर ही रहा था, जेड ने अपना कोई फैसला नहीं दिया था। और होता क्या है, इसी बीच मोतीलाल जी की डेथ हो जाती है, राइट। और इनकी जो प्रॉपर्टी P3 थी वो इनके इकलौते हेयर रोहन के पास चली जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी कम्स टू रोहन, राइट। अब रोहन की ये 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं। अब जब क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसिस्ट कर रहा था, जेड वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो अब ये जेड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ट्रांसफरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ट्रांजैक्शन को कैसे करना चाहते हैं। क्या वो रिसेंड करना चाहते हैं या फिर वो इस रोहन को फोर्स करना चाहते हैं कि वो अपनी अब तीनों प्रॉपर्टी, क्योंकि उनको मिल ही चुकी है तीसरी प्रॉपर्टी भी, तो अब वो इसको ट्रांसफर कर दें। तो दिस इज कॉल्ड अच्छा एक और चीज, इन्होंने जब पहले रिप्रेजेंट किया था रोहन ने जेड को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो या तो ये रिप्रेजेंटेशन इरोनियसली होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मतलब गलती से हुआ है उनसे ऐसे, या फिर फ्रॉडुलेंटली ऐसा किया गया हो, ठीक है। तो इस केस में तो फ्रॉडुलेंटली किया गया था। तो अगर इस तरह की किया जाता है, तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाद में वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उनको मिल ही जाती है। याद रखिए यहाँ पर भी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मूवेबल की बात नहीं हो रही है। गिफ्ट के केसेस में ये अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टी इनको मिल ही जाती है तो नाउ ही विल बी स्टॉप्ड by denying the title, ठीक है। Now he required to give this property to Mr. Z, ठीक है। तो this was feeding the grant by estoppel, और हमने समझा कि ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर भी वैलिड हो जाता है अगर ट्रांसफरी गुड फेथ में एक्ट कर रहा हो, राइट। सो दीज वर द 2 अदर एक्सेप्शन ऑफ नेमोडेट कोड नॉन हैबिट। साथ ही साथ आपके सेक्शन नंबर 41 एंड सेक्शन नंबर 43 along with section number 35 now are completed. I hope आपको समझ में आ गए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। We will answer you there. Bye bye, take care, keep watching, keep learning.